नमस्कार। आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन खबरों की जो अभी तक सुर्खियां बनी हुई हैं या वो खबरें जो आज दिन भर जिन पर सबका फोकस रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा की सुर्खियां। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार पहुंचा अंतिम दौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांकरेज, पाटन, सोजित्रा और अहमदाबाद में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। वहीं कांग्रेस और आप पार्टी ने भी झोंकी ताकत। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। शाम 5 बजे थमेगा शोर। भाजपा, आप और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने में लगाई जी जान। वाराणसी में काशी तमिल संगमम सफलतापूर्वक जारी। छठे जत्थे के रूप में शिक्षकों का समूह पहुंचा काशी नगरी। तमिल संगमम को लेकर शिक्षकों में खासा उत्साह। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे जनसभा करेंगे। दूसरी जनसभा दोपहर 12:30 बजे पाटन यूनिवर्सिटी मैदान पर होगी। तीसरी सभा दोपहर 2:45 बजे आणंद जिले की सोजित्रा तहसील के CB पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल में होगी। चौथी व अंतिम सभा अहमदाबाद के सरसपुर इलाके में स्थित विक्रम मिल परिसर में होगी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जो कि 16 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरा। गुजरात में दूसरे चरण के लिए कल प्रचार अभियान थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज 3 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे। अमित शाह आज मेहसाणा के नुग्रह गांव में और दोपहर बाद मेहसाणा की बीजापुर तहसील के गोविंदपुरा सर्कल पर सभा करेंगे। इसके बाद वो बड़ोदरा के रावपुरा में रोड शो और शाम 7 बजे अहमदाबाद के चांदखेड़ा न्यू CG रोड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पुरुषोत्तम रूपाला वीरपुर, दमोह, खेड़ा और मेहसाणा में 4 जनसभाएं करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मेहसाणा जिले में 2 जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मेहसाणा के कड़ी में रोड शो करेंगी और डीसा में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल, इमरान प्रतापगढ़ी सहित अन्य नेता भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आज जनसभाएं करेंगे। साथ ही भगवंत मान का रोड शो का भी कार्यक्रम है। और आइए पाटन चलते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शैलेंद्र, पहले चरण का मतदान हो गया है, अब दूसरे चरण की तैयारियां चल रही हैं। किस तरह से ये तैयारियां चल रही हैं चुनाव आयोग की ओर से भी और राजनीतिक दलों की ओर से भी? देखिए, चुनाव प्रचार हम ये कह सकते हैं कि धुआंधार हो रहा है दूसरे चरण के लिए। और आपने बताया भी कि कौन कौन से प्रमुख नेता चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार चुनावी जनसभाएं हो रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के भी प्रमुख नेता दूसरे चरण की जो सीटें हैं उत्तर गुजरात की, मध्य गुजरात की, उसमें चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि धुआंधार चुनाव प्रचार अब दूसरे चरण में हो रहा है। क्योंकि अब दूसरे चरण के लिए भी समय नहीं है ज्यादा, लिहाजा राजनीतिक दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दूसरे चरण में जो थोड़े से मुद्दे हैं वो एक तरह से पूरे गुजरात में जो एक मुद्दा पानी को लेकर
अब पिछले चुनाव में देखने को मिलता था, वो उस पर अब ये बात हो रही है कि वो मुद्दा काफी हद तक हल हो चुका है। ऐसे इलाकों में जहां पानी की समस्या थी वहां पानी की समस्या दूर हुई है, नर्मदा का पानी पहुंचा है, पीने का पानी पहुंचा है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि उस पर लोग ये बात करते हैं कि वो समस्या एक तरह से खत्म हुई है या फिर उसका हल की तरफ आगे बढ़ा गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अलग अलग जिलों में जाएं तो वहां के कुछ अपने मुद्दे हैं, पाटन हो, बनासकाठा हो। बनासकाठा जो दरअसल बनास डेयरी के लिए जाना जाता है और एक जमाने में पीने के पानी की, सिंचाई की पानी की बहुत दिक्कत होती थी, आज दुग्ध क्रांति के लिए बनासकाठा बनास डेयरी मशहूर है। तो इस तरह से जो बदलाव आया है लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि उत्तर गुजरात में इस बात की भी चर्चा है किस तरह से कानून व्यवस्था बेहतर रही है बीते दशकों में और कोई बहुत बड़ा फसाद नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई कर्फ्यू लगाना पड़ा हो, ऐसी नौबत नहीं आई है। तो हम इन मुद्दों पर बातचीत होता हुआ देखते हैं। बिजली दरों को लेकर जरूर कुछ अलग अलग राय है, उसको हमने देखा कि उस पर लोग बात करते हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुजरात अग्रणी राज्य बना है विद्युत उत्पादन में, न केवल कोयला से बिजली उत्पादन में बल्कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में इस तरह से प्रगति हुई है। गुजरात से दूसरे राज्य सीख रहे हैं, इस बात की चर्चा काफी हो रही है। शैलेंद्र, आप काफी दिनों से वहां पर मौजूद हैं। पहले चरण के कल मतदान को भी आपने कवर किया था, उससे पहले पहले चरण का जो प्रचार है उसको भी आप कवर कर रहे थे और दूसरे चरण के कई इलाकों में भी आप घूम चुके हैं। आपकी रिपोर्ट्स हम लगातार देख रहे हैं, जहां जहां पे आप घूम रहे हैं वहां के मुद्दों को, वहां के लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं। आपसे अगर मैं सवाल करूं कि गुजरात के चुनाव को, आपसे ये पूछूं कि गुजरात का चुनाव किस जगह पर केंद्रित है, उसको कौन सी वो जगह है, कौन सा वो मुद्दा है जहां पर अब गुजरात का चुनाव केंद्रित है? देखिए, मुद्दों के लिहाज से देखें तो हमने देखा है कि दो सबसे बड़े मुद्दे गुजरात के चुनाव में देखने को मिल रहे हैं, जिन पर बीजेपी भी बात कर रही है और विपक्ष को उन मुद्दों पर उतना घेरने का मौका सरकार को नहीं मिलता दिखाई दे रहा। कि जनता ये मान रही है कि पीने की पानी और सिंचाई की उपलब्धता, सिंचाई के साधन, इस पर एक बहुत क्रांतिकारी काम हुआ है गुजरात में और वो एक समस्या है जो पूरे गुजरात में तकरीबन हल की जा चुकी है। तो हम उस बड़े मुद्दे को जो चुनाव दर चुनाव उठते हुए देखते थे, विपक्षी दल उसको उठाते थे, इस बार उस मुद्दे को उस तरह से जोर शोर से नहीं उठाया जा रहा क्योंकि उस समस्या का हल किया जा चुका है और जनता उस पर बात कर रही है कि हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा था, बड़ी समस्या थी जिसको हल निकाला गया है। दूसरी बात यह है कि हम शांति के मुद्दे पर, यानी गुजरात में कानून व्यवस्था इतनी बेहतर है कि रात को सड़कों पर निकल सकते हैं सपरिवार, अकेले लड़कियां घूम सकती हैं स्कूटी पर, अकेले कुछ खाने के लिए जा सकती हैं। तो ऐसे में किस तरह से गुजरात में शांति हुई है, शांति आई है और कोई कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आती, तो हम देख रहे हैं कि वो भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर गुजरात में देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर इन दो मुद्दों पर जनता बहुत मुखर होकर बात करती नजर आई है और इस बात को लेकर हर कोई स्वीकृति करता है कि जहां तक विकास की बात है, सड़कों की बात है, ओवर ब्रिज बनने की बात है, उसमें गुजरात में खासी प्रगति देखने को मिली है। लिहाजा उस पर बहुत ज्यादा एक तरह से कहें कि बात नहीं होती, क्योंकि वो एक मान्य फैक्ट के तौर पर, एक मान्य विकास के तौर पर लोग लेते हैं। लेकिन दो मुद्दे जो हल हुए हैं, खासतौर पर जो पीने की पानी की समस्या और किसानों के लिए पानी की समस्या हल हुई है, उस पर लोग खूब बात करते हैं और उस पर हम देख रहे हैं कि चर्चा भी खूब हो रही है। शैलेंद्र, पिछले अगर हम 2-3 साल की बात करें, केंद्र की सरकार और गुजरात की राज्य सरकार ने मिलकर जो ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था है, चाहे वो कोऑपरेटिव की बात करें, डेयरी की बात करें या उसके अलावा केंद्र की जो विभिन्न योजनाएं हैं जिससे ग्रामीण इलाकों के गरीबों को, महिलाओं को फायदा हो, इस तरह के कई काम काफी जोर शोर से किए थे, उसका कोई फर्क दिख रहा है वहां पर? निश्चित तौर पर देखिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई गई उसका काफी फर्क दिखा है। आदिवासी बच्चों को, छात्रों को हम देख रहे हैं कि रोजगार के अवसर मिले हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट किया गया है। और जब दुग्ध क्रांति आई है, आप सहकारिता के मॉडल को देखते हैं, अमूल का जो सफल मॉडल है वो बनास डेयरी हो या बाकी जगहों पर कई सारी डेयरी जो चल रही है, उसमें जब दुग्ध उत्पादन के मामले में गुजरात एक अग्रणी राज्य बना है तो उसका फायदा किसानों को और पशुपालकों को मिला है। तो निश्चित तौर पर उस पर बात होती है कि जिस राज्य में, जिस इलाके में पानी की इतना बड़ा संकट था, इतनी किल्लत थी, वहां पशुपालकों को पशुपालन के जरिए, दुग्ध उत्पादन के जरिए उनकी आय बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि लोग उस पर बात करते हैं। बनासकाठा में मैं गया था,
जहां पीएम मोदी की कुछ दिन पहले रैली थी, पहले चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले। हालांकि वो दूसरे चरण में वहां मतदान होना है। तब हमने वहां देखा कि लोग कह रहे थे कि रेगिस्तान जैसे इलाके में आज दूध के मामले में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है और उसका सीधा फायदा किसानों को मिला है। तो उस पर भी लोग बात करते नजर आते हैं। इसके अलावा शैलेंद्र, कांग्रेस की हम बात करें या जिस तरह से आम आदमी पार्टी वहां पर जोर शोर से दावा कर रही है कि वो चुनाव लड़ रही है, उनको क्या गुजरात की वर्तमान सरकार या बीजेपी के खिलाफ कोई कड़े मुद्दे मिल पा रहे हैं वहां पर? देखिए, राज्य सरकार के खिलाफ खास तौर पर निशाना साधने से हम देख रहे हैं कि वो उनकी रणनीति थोड़ी अलग है। वो केंद्र सरकार और बीजेपी के से जुड़े मुद्दों पर सीधे निशाना साधने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शायद कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को पता है कि गुजरात के कामों पर सवाल उठाकर, गुजरात में हुए विकास पर सवाल उठाकर जनता को ये आकर्षित नहीं किया जा सकता, या फिर उस पर जनता को ये नहीं बताया जा सकता कि गुजरात में काम नहीं हुआ है, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि गुजरात में काम तो हुआ है। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे उठाने की कोशिश कांग्रेस करती है, महंगाई की या रोजगार उपलब्ध कराने की, हमने देखा है कि गुजरात में उस पर काफी बात करने की कोशिश हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और आम आदमी पार्टी की तो एक रणनीति रहती है कि कुछ वादे किए जाए, कुछ मुफ्त देने के, कुछ छूट देने के, वो उस पर अपने वचन देने के बात करती नजर आई। कितना गुजरात की जनता इन वादों के पर ध्यान देती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि देखिए 27 वर्षों में उसने बहुत सारे विकास के काम किए हैं और आगे का विजन सामने रखा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का गुजरात को। और हमने देखा है कि गुजरात कई मोर्चों पर, विकास के आर्थिक मोर्चों पर और कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में अग्रणी राज्य के तौर पर जाना भी जाता है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब हम दर्शकों को अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर लिए चल रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आज प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में कोई कमी ना रह जाए, सभी प्रत्याशी शीर्ष नेताओं के साथ डोर टू डोर रैली और सभाएं कर रहे हैं। आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। 3 तारीख को सभी पार्टियां घरों के अंदर वोटरों से मिलकर उनसे बात करेंगी। 4 तारीख को मतदान होगा और 7 तारीख को वोटों की गिनती की जाएगी। ऐसे में 3 तारीख से 7 तारीख तक दिल्ली में शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। बीजेपी की तरफ से अनुराग सिंह ठाकुर 5 सभाएं करेंगे और कई नेता अलग अलग बोर्ड में होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विशेष नेता अपने प्रत्याशियों के साथ चुनावी घमासान में आखिरी दिन प्रचार करते देखेंगे। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनसे बातचीत करेंगे। मुकेश, अब बिल्कुल जो चुनाव की तारीख है बिल्कुल नजदीक आ गई है, क्या कुछ अब आपको दिखाई दे रहा है फील्ड पर? बिल्कुल चंद्रशेखर, अब आज एक जो आखिरी महत्वपूर्ण दिन है, लास्ट दिन है चुनाव प्रचार का, इस पर सभी ने अपनी ताकत झोंक दी है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे में अब जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच साफ तौर पर होता दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस उस लिहाज से दिखाई नहीं दी पूरे चुनाव प्रचार में। उन्होंने कोशिशें बहुत करी, लेकिन जो जनता की राय है या जिनसे हमने बात करी, थोड़ा उनका पलड़ा कहीं ना कहीं हल्का दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए। लेकिन जो 1 to 1 मुकाबला है, क्योंकि दिल्ली में राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निगम में 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो ऐसे में इन दोनों के बीच में जो कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन आज जो आखिरी दिन चुनाव प्रचार प्रसार है, उसमें दोनों पार्टियों ने अपने शीर्ष नेताओं को एक बार फिर से मैदान पर उतारा है, जहां पर मनीष सिसोदिया कैंपेन कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके संयोजक कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ये और कई मुख्यमंत्री इस समय आज आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंकते दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह का हुजूम, जिस तरह का जनसैलाब दिख रहा है, लोगों में काफी रोमांच इस समय कायम है। बात कर रहे हैं तो सब कहीं ना कहीं कश्मकश की स्थिति में है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखते हैं, केंद्र के कामों को देखते हैं, तो उनका मन उनकी तरफ मुड़ जाता है। वहीं केजरीवाल जी अपने काम को लेकर के जनता के बीच में आते हैं। तो ये सब तस्वीरें तो 4 तारीख को जब मतदान किया जाएगा तब देखने को मिलेगा कि कौन किसके पक्ष में मतदान करता है। लेकिन आज का दिन इलेक्शन के लिहाज से या कैंपेनिंग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके साथ ही साथ शाम 5 बजे से
ही दिल्ली में ड्राई डे घोषित कर दिया जाएगा। शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी जाएगी, जो चुनाव के दिन तक रहेगी। उसके बाद जिस दिन मतगणना की जाएगी 7 तारीख को, उस दिन भी ड्राई डे रहेगा। तो ऐसे में किसी तरह की वोटों में गड़बड़ी ना हो पाए, वोटों को रिझाने के लिए शराब का इस्तेमाल ना किया जाए, ब्लैक मनी का इस्तेमाल ना किया जाए, इस पर भी राज्य सरकार की, राज्य चुनाव आयोग की पूरी की पूरी नजर है। तो आज का जो दिन है वो चुनाव लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चंद्रशेखर, देखते हैं आज किस तरह की कैंपेनिंग करते हैं, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं आज के प्रचार में। शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं। काशी तमिल संगमम में छठे जत्थे के रूप में शिक्षकों का समूह आया है। काशी के शिक्षकों में उनको लेकर बहुत उत्साह है। इस पर काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी से खास बातचीत की डीडी न्यूज ने। काशी तमिल संगमम में इस बार जो समूह आया है वो शिक्षकों का है, और शिक्षकों में जो कि खुशी की लहर है, उत्साह है। शिक्षक प्लेटफॉर्म पे गए, स्टेशन पे गए, उनका स्वागत करने के लिए परंपरागत तरीके से स्वागत किया। हमारे साथ कुलपति हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, ये भी शिक्षक हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी। ये शिक्षकों का जो दल आया है सर, समूह आया है काशी में, आप लोग सर इसको कैसे देखते हैं? और काशी विद्यापीठ चूँकि शिक्षकों की यहाँ पे संख्या है, तो इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है, जो ये हमारा काशी तमिल संगमम शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत एक राजनीतिक परिदृश्य से हुई, जिसमें हमारे अपने सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी और वहाँ के अलैया राजा जी और ये सारे लोग आए जो वहाँ से राज्यसभा के सांसद हैं, और एक साझे प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो हमारी कॉमन चीज़ें हैं, काशी की, पूर्वांचल की और तमिल की, और उनका विगत काल में क्या क्या संबंध रहा है, इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। उसी के साथ साथ जो एक समन्वय शुरू हुआ, शैक्षणिक समन्वय, उसमें पहली सोपान में कला का समन्वय हुआ। जो हमारे कलाकार थे, हमारे बनारस के कलाकार थे, वो कलाकार वहाँ के थे, उनके बीच की एक तालमेल जुगलबंदी चली। तीसरे सोपान में हमारे वहाँ के कुछ विद्यार्थी आए हुए थे, उन्होंने इंटरेक्शन किया। वो इंटरेक्शन देखिए काशी विद्यापीठ के स्तर पे भी रहा। बच्चों, यहाँ तक कि जो हमने पुस्तक प्रदर्शनी लगाई थी इस अवसर पे तमिल साहित्य से संबंधित, कुछ विद्यार्थी आके वहाँ तक भी आए और उन्होंने हमारे काशी विद्यापीठ की जो धरोहर है, जो हमारा इतिहास है, उसमें भी अपनी काफ़ी अभिरुचि दिखाई। और अब ये तीसरा जो काम, कल हम उसी अपनी एक दूसरा कार्यक्रम हमारा चल रहा था भारतीय भाषाओं के ऊपर, उसी बीच में हमारे कुछ अध्यापकों ने ही ये बहुत बात पॉइंट आउट की कि आज 300 कुछ टीचर्स तमिलनाडु से आने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब एक ऐसी पॉजिटिविटी पैदा हुई है जो संभव, कई लोग बार बार कहते हैं कि केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जिस तरह का आलाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है और जिस तरह तमिल के विभिन्न लोग, वो भले ही कलाकार हों, राजनीतिक लोग हों, या फिर हमारे अपने प्रदेश के राजनीतिक लोग हों, जिस तरह वो काशी विद्यापीठ को भी निरंतर इसके बीच में लेके आ रहे हैं, या हमारा मीडिया हो, मीडिया ने भी काशी विद्यापीठ को इस मामले में पूरा सहयोग दिया है कि यहाँ पे जो हमारी गतिविधियाँ हुई हैं उनको ना केवल प्रदेश स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे उन सबका पूरा कवरेज मिला है। शिक्षक यहाँ के जाकर उन शिक्षकों से मिल रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो अपने सेमिनार को छोड़कर, कम करके, साठ करके गए प्लेटफॉर्म पे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और वहाँ पे स्वागत किया। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। हरिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से, उनसे हम बातचीत करेंगे। हरिकेश, आपका ये इंटरव्यू हम देख रहे थे, काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से काशी में शिक्षकों का वहाँ पर स्वागत किया गया है। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इतने दिनों से ये आयोजन वहाँ पर चल रहा है, और जब इस आयोजन की शुरुआत हुई थी तब भी हमारी आपसे बातचीत हुई थी, और ये बातचीत हुई थी कि किस तरह से पुरातन काल में जो संबंध काशी के, तमिलनाडु के थे, उन संबंधों को एक नए आयाम पर यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतने दिन हो गए हैं, क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसा कि कुलपति जी ने भी बताया कि जो शुरुआत हुई उसमें हमारे वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है उनकी, उसको लेके इस कार्यक्रम की जो है आधारशिला रखी।
कि काशी तमिल संगमम की जी। उसमें ही चूंकि शिक्षा मंत्रालय कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है लागू की गई है और उसका ही उद्देश्य यह है कि भारतीय भाषाओं में जो भी पाठ्यक्रम है उनको लागू किया जाए। और यहाँ भी जो भाषा पे सेमिनार हुए शिक्षकों के इसके पहले, उन लोगों ने भी ये बात रखी कि भारतीय भाषाओं में अंतरंगता है, उसका आप उसी को देखिए कि लगातार ये चीजें चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी आए, उसके बाद तेलंगाना की गवर्नर आई, यहाँ उत्तर प्रदेश के मंत्री लोग आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और पूरा जो कार्यक्रम है, मुख्य केंद्र एम्फी थिएटर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, वहाँ पे सुबह के समय सेमिनार्स होते हैं, शाम को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और वो लगातार चल रहे हैं। जैसा कि आज चूंकि शिक्षक आए हुए हैं तो आज केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार आ रहे हैं, यहाँ पर शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। इसके पहले जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी जब तेलंगाना की गवर्नर आई थी उस समय भी यहाँ के जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं उन्होंने जो जानकारी हासिल की है उसके बारे में लोगों को बताया। इस तरह से आदान प्रदान जो हो रहा है लोगों के बीच में। और एक चंद्रशेखर, आपको सबसे अच्छी बात बताऊं कि जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, करीब आप समझिए कि 10 साल से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी स्कूल्स ले जाके वहाँ पे घुमा रहे हैं। जो पवेलियन है, स्टॉल लगे हुए हैं, चित्र प्रदर्शनी लगी है, नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपना एक स्टॉल लगा रखा है और नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, कहानी सुनाने के माध्यम से वो काशी और तमिलनाडु को जोड़ने की कहानियां, विश्वेश्वर से रामेश्वर की, और चित्र प्रदर्शनी में जो मंदिर हैं, खास तौर से जो तमिलनाडु के लगभग 68 चित्र मंदिरों के लगे हुए हैं, 26 चित्र जो है करीब वाराणसी के मंदिरों के लगे हुए हैं। तो ये एक तरह से समझिए कि आदान प्रदान हो रहा है जो, और प्रधानमंत्री इसके पहले भी कह चुके हैं कि प्राचीनता में नवीनता, आधुनिकता को रूप देना है काशी को, और वही एक इस काशी तमिल समागम में भी दिखाई दे रहा है। काशी का जो व्यापार मंडल है उसने जो इसके पहले जो उद्यमी आए थे तमिलनाडु से, उनके साथ एक संयोजन किया था, उसमें काशी तमिल व्यापार पाठशाला नाम रखा था। पाठशाला, उनका कहना यह था कि पाठशाला वो जो उन्हें भी सिखाएगी और हमें भी सिखाएगी। तो उसमें भी एस गुरुमूर्ति जी आए थे, विनीता मोहन जी आई थी, इन लोगों ने एड्रेस किया, अपने अनुभव साझा किए, बार बार अब्दुल कलाम जी का जिक्र किया। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने जो है वो जो दिया है देश को, उसका जिक्र किया। तमिलनाडु के जो उद्यमी हैं उनके कहने से किस तरह से अपने कलाम साहब के आदर्श मान के लेके आगे बढ़ते हैं, उसी तरह यहाँ के जो उद्यमी हैं उन लोगों ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो चाहते हैं कि हम हर किसी को लाभ मिले इसका, और जो उनकी सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, उसके तहत आप देख सकते हैं। अगर वाराणसी में मैं बात करता हूं, लोगों से जानकारी लेता हूं, तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भी ये इसका लाभ न मिल रहा हो। चूंकि तमिल से जो लोग आए हैं वो यहाँ घाट पे अगर आते हैं स्नान करने के लिए तो जो नाविक हैं उनसे चर्चा करते हैं, जो व्यापारी हैं वो लोग जो आपस में बात कर रहे हैं उनसे चर्चा करते हैं। तो जो दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है अनुभवों का, विचारों का, उसका लाभ मिल रहा है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है उसको। चंद्रशेखर। हरिकेश, इसके अलावा जो वाराणसी के आसपास के इलाके हैं उनको किस तरह से इसका फायदा हो रहा है? देखिए, प्रत्यक्ष में तो जैसा कि कुलपति जी ने भी कहा कि वाराणसी के आसपास के भी जो, चूंकि काशी विद्यापीठ जो विश्वविद्यालय है उससे एडेड जो महाविद्यालय हैं या परास्नातक के जो विद्यालय हैं वो 4 जिलों के हैं, तो वो उनके यहाँ के भी शिक्षक और विद्यार्थी इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं उनके भी बच्चों को मैंने देखा वहाँ पे एम्फी थिएटर में कि स्कूल बसें आई और बच्चों को लेके आई। तो एक अनुभव जो हमारी नई पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको इसका लाभ ये मिल रहा है कि वो लोग वहाँ पे देखने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं, समझ रहे हैं। और नेशनल बुक ट्रस्ट की जो स्टोरी टेलिंग वाली पद्धति है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन लोग जिस तरह से भगवान शिव के बारे में, माँ पार्वती के बारे में, विशालाक्षी के बारे में, उनके मंदिरों के बारे में, और जो मंदिरों की चित्र प्रदर्शनी लगी है वो अपने आप में बहुत ही नायाब है, बहुत ही अनूठी है और अद्भुत भी कह सकते हैं। तो ये बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से या वाराणसी के आसपास के जिलों से आ रहे हैं, शिक्षक हों, स्टूडेंट हों या
परिवार के लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि ये इसके बारे में जानकारी लगभग सभी लोगों को, काशी में चर्चा करिए या आसपास के जिलों में चर्चा करिए, लोगों को इसकी जानकारी है कि काशी तमिल संगमम चल रहा है और 17 दिसंबर तक चलेगा। तो इसका लाभ यही है कि तमिलनाडु के जो आप कह सकते हैं जो स्टॉल लगे जैसे उत्पाद हैं, वो उत्पाद खाद्य पदार्थ के जो जिलों के हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी, उसकी विशेषता क्या है इसके बारे में भी लोगों को जानकारी हो रही है। और उससे भी बड़ी बात है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय है, परिसर है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। तो वहां पे केवल वाराणसी और इसके आसपास के नहीं बल्कि भारतवर्ष के विद्यार्थी, वहां पे पूरे भारतवर्ष से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। और चूंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर मुख्य आयोजन केंद्र है, कार्यक्रम में तो समय इतना ही है, लेकिन वो आप काफी विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है और किस तरह से दो संस्कृतियों का महामिलन वहां पर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरिकेश इन सब जानकारियों के लिए। और इसी के साथ हम अपना एक खास कार्यक्रम आज का एजेंडा यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।